शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटाई। सबसे डराना, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल का आज परम सौभाग्य है कि आज हमारे इस कविता की चौपाल में, सतमोला कवियों की चौपाल में, देश ही नहीं वैश्विक स्तर पर जिनकी कविता ने विश्व में, समूचे विश्व में अपनी कविताओं की छाप छोड़ी है, और वो केवल कवि ही नहीं, वे एक प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप संस्कार भारती के पुराने आप पदाधिकारी रहे हैं, और अभी हाल ही में आप संस्कार भारती की दिल्ली के आप अध्यक्ष रहे हैं। आप एक समाज में सर्वांगीण विषयों को लेकर के चर्चा करने वाली प्रमुख संस्था चेतना परिवार के भी आप अध्यक्ष हैं, और आप कविता को जीने वाले एक श्रेष्ठ कवि, प्रेरक वक्ता हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ मैं अभिनंदन करता हूं राजेश चेतन जी का। और अब मैं प्रारंभ करता हूं सतमोला कवियों की चौपाल, जिनको सुनने के लिए हम सब लालायित हैं। ऐसे श्रेष्ठ कवि श्री राजेश चेतन जी को 2 पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं कि मैं उजाला दीप का हूं, दीप बन तिल तिल जला हूं। मैं उजाला दीप का हूं, दीप बन तिल तिल जला हूं। आंधियों की गोद में अंधियार पी पी कर पला हूं, अंधियार पी पी कर पला हूं। ऐसे श्रेष्ठ कवि जिन्होंने केवल कविता जगत ही नहीं, समाज को सूक्ष्मता के साथ जिया, समझा, और जीवन जीने की कला जो सिखाते हैं, श्री राजेश चेतन जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण आर्य जी, इतना अच्छा परिचय देने के लिए। और बड़े भाई साहब श्याम परांडे जी की उपस्थिति से ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। ये सारे विश्व में भ्रमण करते हैं वो। आप लोगों की तालियों से ही मैं जिंदा रहूंगा, ये देख लेना आप लोग।
अगर मैं वेंटिलेटर पे गया तो आप सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं पहले से बता देता हूं, ये वैधानिक चेतावनी मान लेना इसको आप। तो सावन का महीना चल रहा है और हमारे वृंदावन में कन्हैया इस समय फूलों के बंगले में विराजमान है। तो वहीं से कुछ पंक्तियां शुरू करना चाहता हूं। स्वागत। पूजा होगी अलग सभी की, प्रथम देवता देश को मानो। आहा। ये पूजा नहीं। हाँ। पूजा बड़ी खुश है कि मेरा नाम ले दिया है। पूजा होगी अलग सभी की, प्रथम देवता देश को मानो। देश बड़ा है सब धर्मों से, इस सच्चाई को पहचानो। मंदिर मस्जिद जोर जोर से नेता अपने चिल्लाते हैं, क्योंकि इन नारों के दम पर ये संसद में जा पाते हैं। मंदिर वाले वोट मिलेंगे जातिवाद की दीवारों से, मस्जिद वाले वोट मिलेंगे हिंदू मुस्लिम अंगारों से। देश प्रेम कैसा जब नेता कुर्सी पर जाएं बलिहारी, तुमको फिर से आना होगा भारत भू पर कृष्ण मुरारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भारत भू पर कृष्ण मुरारी। हमने कुंभ किया, सारी दुनिया ने देखा जलवा भारत का। 60 करोड़ लोग त्रिवेणी में स्नान करके चले गए। ये सनातन की बहुत बड़ी विजय थी। बहुत अच्छे। अब 1 करोड़ लोग सड़कों पर है, गंगा जल लेके दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है भारत में, कैसा भारत है ये। मैं भोले बाबा को कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। स्वागत, स्वागत, स्वागत। क्योंकि सावन का महीना हो और कृष्ण की और शंकर की बात ना हो तो ये उचित नहीं होगा। क्यों, आप लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सुनिएगा, मैंने अपनी दृष्टि से भोले बाबा को कुछ पंक्तियां समर्पित की। आदरणीय श्याम परांडे जी, भोले शंकर से मुस्काना सीखो जी, रिश्तों का हर ताना बाना सीखो जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खट्टी मिट्टी बातें तो घर में होंगी, प्रेम प्यार का राग सुनाना सीखो जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। खट्टी मिट्टी बातें तो घर में होंगी, प्रेम प्यार का राग सुनाना सीखो जी। 2 या 3 के छोटे से परिवार हैं अब, भोले शंकर की बात कर रहा हूं मैं। 2 या 3 के छोटे से परिवार हैं अब, एक दूजे से खूब निभाना सीखो जी, सीखो जी। बहुत अच्छे। मानव ही क्या जीव मात्र से प्यार करो, सांपों को भी गले लगाना सीखो सीखो जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और चंदा की शीतलता मस्तक पर रखकर, चंदा की शीतलता मस्तक पर रखकर प्रेम की गंगा नित्य बहाना सीखो जी। खुद पर खर्चा सीमित ही रखना अपना, और तो वहां शमशान में भी रह लेते हैं। खुद पर खर्चा सीमित ही रखना अपना, उलझन को ऐसे सुलझाना सीखो जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उलझन को ऐसे सुलझाना सीखो जी। सीखो जी। आंख तीसरी का मतलब सीधा साधा। हाँ, हाँ, हाँ। आंख तीसरी का मतलब सीधा साधा। सीधा साधा। निज चेतन को नित्य जगाना सीखो जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चेतन को नित्य जगाना सीखो जी। मैं राजेश चेतन जी की इस कविता पर मुझे बहुत एक बात मन से है, कहने को मन करता है। अभी दिल्ली सरकार की ओर से कुछ एक ऐसा प्रयास प्रारंभ हुआ कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या जो आवारा कुत्ते हैं उनको यहाँ से, दिल्ली से उनको अलग बसाया जाएगा। ये एक हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, लेकिन हाई कोर्ट से ऊपर पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि आप किसी को, ये भी एक विडंबना है कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे भी हाई कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकता है क्या। ये एक थोड़ा सा न्यायिक प्रक्रिया में संशोधन की आवश्यकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि आप किसी भी गली के आवारा पशु को, आप कुत्तों को आप कहीं अन्यत्र नहीं बसा सकते, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार कैसे है? क्योंकि जिस जगह पर हम रह रहे हैं कभी वो उनकी जगह थी, उनके परिवार की, पुरखों की जगह थी। हमने जंगल काट दिए, हमने खेत खलिहान खत्म कर दिए, हमने पेड़ काट दिए, चिड़ियों का, पक्षियों का बसेरा हमने खत्म कर दिया, हमने पशुओं का जंगल खत्म कर दिया, सब काट डाले। वो आखिर जाएंगे कहाँ? बोलते तेंदुआ आ गया,
कॉलोनी में तेंदुआ आ गया, कोई कहता कुछ आ गया। और मैं विजय गोयल जी, हमारे परम मित्र हैं, मैं विजय गोयल जी तक भी बात चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि जो उनके गांधी जी थे परम आदरणीय, वो तो स्वयं बकरी प्रेमी थे, बकरी का दूध पिया करते थे। और साक्षात शिव शंभू भोले, उनका एक नाम पशुपतिनाथ भी है। नंदी, नाग देवता, मोर, ये जो है, जो कुत्ते होते हैं वो भैरव बाबा का एक रूप माना जाता है। तो दो विचार मिल रहे हैं, टकरा रहे हैं कि एक विचार, 1000 में से एक कुत्ता किसी को काटता है उसको आतंकवादी मान लिया जाता है, और आतंकवादी इतने खून की नदियां बहा जाते हैं, उनके लिए मानव अधिकार है, लेकिन इनके लिए मानव अधिकार नहीं है, पशु प्रेम नहीं। और सावन की इस बेला में राजेश चेतन जी की एक कविता कहीं ना कहीं एक चिंगारी का काम करेगी। मैं राजेश चेतन जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में वैश्विक हिंदी समाज को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के महासचिव के रूप में, और जिन्होंने सेवा को अपना माध्यम बनाया, विश्व में जो जाने जाते हैं, सेवा इंटरनेशनल। पूर्व में आप श्रद्धेय चमनलाल जी के आप सहयोगी रहे, आप विदेश विभाग देखते रहे। और अगर मैं आपके सामने ग्लोब रख दूं और मैं आपसे ये कहूं कि कहीं भी पेंसिल से इस ग्लोब पर, विश्व के ग्लोब पर कहीं टिक कर दो, वहाँ पूछो कि यहाँ पर हमने जाना है अथवा हमारी ये समस्या है, कुछ सहायता हो सकती है, तो ये श्याम परांडे जी की एक विशेषता है। इतना विदेश विभाग में और ये जो दो तीन अपने संगठन है, उनके माध्यम से जो आपने कार्य किया हुआ, संपर्क के जितने धनी हैं, आपको निराशा नहीं मिलेगी। कई बार मैंने भी श्याम भाई साहब से कहा, श्याम भाई साहब ये समस्या है, इस बच्चे को वीज़ा नहीं मिल रहा, इस बच्चे का ये है, इस बच्चे का वो है, कई तरह की इस प्रकार के सेवा भावी कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित, संगठन को समर्पित। और आज आप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद जैसी संस्था को, सेवा इंटरनेशनल के साथ आप काम देख रहे हैं। आप हमारे आदरणीय हैं, सतमौला कवियोग चौपाल में आप दूसरी बार आप आ रहे हैं, और आपने विश्व में आपने सेवा कार्य के साथ हिंदी को भी आप भाषा के रूप में जी रहे हैं, व्यवहार के रूप में जी रहे हैं। आज कल जो एक नया विवाद है कि भाषा विवाद नहीं है, एक हमारा व्यवहार विवाद बन गया है। मराठी मानुस हिंदी भाषाई क्षेत्र वाले को पीटता है। एक बार मैं महाराष्ट्र में गया कार्यक्रम में प्रवास की दृष्टि से, तो वहाँ पर मैंने पूछा, भाई आप का यहाँ मराठी प्रेम ज़्यादा है और हिंदी पर क्यों है? तो उसने एक बात बड़ी अजीब सी मुझे कही। कहते कि हमारा हिंदी भाषा से हमारा विरोध नहीं है, कहते जो आजकल हिंदी भाषा के अंदर जो घालमेल हो गया है ना, कई शब्द समाहित तो कहते हमें संस्कृत निष्ठ हिंदी से कोई आपत्ति नहीं है, संस्कृत निष्ठ हिंदी से आपत्ति नहीं है, एक पक्षीय भी हो सकता है, लेकिन भाषाएं तो सभी अपनी हैं। और जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे साथ बैठे हों तो इस पर भी हम विचार लेंगे। और श्याम परांडे जी को मैं आदर सहित आमंत्रित करता हूं अपनी बात करने के लिए। श्याम परांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, और सतमोला कवियों की इस चौपाल को
मेरा प्रणाम, सभी कवि कवित्री सभी को प्रणाम। मेरा जैसे परिचय दिया हुआ है, तो मैं विश्व भर में जो भारतीय समाज फैला हुआ है, जिसको डायस्पोरा कहते हैं भारतवंशी है, उनके बीच में काम करता हूँ। और मुख्य बात तो ये है कि ये समाज प्रगतिशील है, जहाँ भी जाते हैं कुछ भी नहीं ले जाते हैं, और 5, 10, 20 साल में वहाँ अपनी जगह बना लेते हैं, उस देश के विकास में अपना योगदान करते हैं, भारत के लिए भी योगदान करते हैं, और जहाँ जाएंगे वहाँ पर कहीं भी संघर्ष निर्माण नहीं करते हैं। शांति से हमारे यहाँ जो विविधता है, हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी है, वो अपने रग रग में है, अपने हर खून के बिंदु में है, रक्त के बिंदु में है। इसलिए किसी भी समाज की संस्कृति को हम आत्मसात करना बहुत आसानी से होता है, और वहाँ की संस्कृति को भी हम उसका विकास कैसा हो इस तरह से प्रयास करते हैं। और उसी में एक प्रयास है सेवा। तो जब विदेश में हमने भारतीय समाज को कहा कि आप जहाँ हैं उस देश की भी सेवा करो, उस समाज की भी सेवा करो, तो पहले तो वो कहने लग गए भारत में सारी समस्या है, यहाँ क्यों कह रहे हो। लेकिन धीरे धीरे उनके समझ में आया कि हर समाज की अपनी समस्या रहती है। और यदि मैं कहूँ कि रोज़, अभी मैं दक्षिण अफ्रीका जाकर आया, डरबन शहर में प्रतिदिन भारतीय समाज 10,000 लोगों को खाना खिलाता है। अरे वाह, बहुत फ्री में, कोई पैसा नहीं, कोई। तो ऐसा सब जगह है। और इसको मैं यदि अमेरिका की तरफ, यूएसए की तरफ ले जाऊं तो वहाँ भी ऐसे ही कार्य चलते हैं। तो सब तरह से यहाँ जैसी सेवाएं हैं, वहाँ भी सेवाएं हैं। और अपने समाज की विशेषता ये है कि ये सारा वॉलंटियरिंग से होता है, स्वयंसेवी से होता है, सभी स्वयंसेवी संगठन इस नाते होता है। और पाश्चात्य देशों में उसका चार्ज भी होता है वॉलंटियरिंग का। तो मेरा चार्ज 1 घंटा मैं वॉलंटियरिंग करूँ तो मेरा $5 होता है, $10 होता है, $15 होता है। लेकिन भारतीय समाज के लोग कोई चार्ज नहीं करते। अरे बहुत। अपना आदर्श तो भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता के 3 अध्याय में वो कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। तीनों लोकों में मेरा एक भी कार्य पेंडिंग नहीं है। मैं पटापट करता हूँ, जब चाहे जब जो करना है वही करता हूँ। और एक बार 1 मिनट के क्षण भर के लिए सोचिए कि वो यदि वो अपना कार्य नहीं करते हैं, वो पालक है विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान, तो क्या होगा। तो जग में तो हाहाकार मच जाएगा। तो न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम। मेरे से जो अपेक्षित है वो तो करता ही हूँ, मुझसे जो अपेक्षित नहीं है वो भी करता हूँ। यानी मैं लोगों को मदद करता हूँ और वॉलंटियरिंग करता हूँ। नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, मैं करके दिखाता हूँ। बहुत। तो ये भगवान श्री कृष्ण अपने पहले और आदर्श ऐसे स्वयं सेवक है। वो जिस तरह से समाज की सेवा करते हैं, इसमें यह है कि पहला जो है मेरी ड्यूटी है, मैं करता हूँ। दूसरा है कि मैं मेरे साथियों के साथ करता हूँ तो उनका भी स्तर ऊपर हो जाए। और जब मैं समाज के लिए करता हूँ तो वो मैं समाज को पूरी तरह से समर्पित कर देता हूँ। तो ये पहला है कंट्रीब्यूशन, पहला है ड्यूटी, दूसरा है कंट्रीब्यूशन, और तीसरा है ऑफरिंग यानी चढ़ावा। तो मैं इस तरह से भगवान को जैसे चढ़ाता हूँ, वैसे ही हिंदू समाज, भारतीय समाज जहाँ भी है वहाँ सेवा करता है। अभी सेवा इंटरनेशनल का कार्य 40 देशों में है सक्रियता से। और विशेषकर बताना है तो यूक्रेन युद्ध के समय जो भारत के बच्चे वहाँ थे, विद्यार्थी थे, तो 6,000 विद्यार्थियों को वापस लाया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उनको मदद की। उसके बाद वहाँ एक नाइजीरिया के कीव में नाइजीरिया के जो एम्बेसडर है, राजदूत है, उन्होंने पूछा कि अफ्रीकन विद्यार्थियों के लिए नहीं करोगे तुम? तो अपने एक लोगों ने कहा कि हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो 1200 विद्यार्थी 5 देशों के, अफ्रीकन देशों के, उनको मदद की, बाहर लाया। और आखिरी में 32,000
यूक्रेनियंस को 4 देशों में बाहर जाने के लिए व्यवस्था कर दी। उनके पासपोर्ट नहीं थे, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, सब बनवाया और बॉर्डर क्रॉस करवाई, रिफ्यूजी स्टेटस दिलवाया, उनकी वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था प्रारंभ में इस तरह से अपने वॉलंटियर्स ने किया, भारतीय समाज ने किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बड़ी अचीवमेंट सेवा इंटरनेशनल की तरफ से हुई है। तो ऐसा जग भर में ये कार्य चलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अभी धन्यवाद नमस्कार। नहीं, अभी तो कुछ जानकारी आपसे और चाहिए। आप रखिए इसको। श्याम जी, क्योंकि आप ना वैश्विक हिंदी परिवार का भी आप काम देख रहे हैं, एक ये सेवा एक आयाम हो गया। अब ये जो हिंदी वैश्विक हिंदी परिवार के रूप में जो आप कार्य देख रहे हैं, इसकी प्रमुख क्या उपलब्धि गतिविधि है? ऐसा है, वैश्विक हिंदी परिवार की परिकल्पना कोरोना काल में हुई और तब से आज तक गत 5 वर्ष ये कार्यक्रम प्रति रविवार शाम को जग भर में जहाँ जहाँ हिंदी प्रेमी है वो जुड़ते हैं। तो ऑनलाइन। 40-50 ऑनलाइन है। तो 40-50 ऐसे लेखक कवि सब इकट्ठा आते हैं और हिंदी की बात करते हैं। और ये एक भी बीच में खड़ा नहीं लगा है, तो कंटिन्यूटी के साथ वो चला हुआ है। तो अपने आप में एक विशेष प्रयोग है। लेकिन ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि भारतीय भाषाओं की अपनी विशेषता है। और ये जो भाषा का अभी विवाद प्रवीण जी ने उठाया था विषय, तो ऐसा नहीं है। भारतीय भाषाएं आपस में कभी लड़ी नहीं। आप 100, 200, 500 साल पहले जाएंगे तो किसको कौन सी भाषा आती थी ऐसा कहेंगे आप? व्यवहार तो चलते ही थे। और भारतीय व्यापारी विश्व भर में जाते थे, विश्व भर से सोना लेकर आते थे, यहाँ से मसाला जाता था, कपड़ा जाता था, सारे दुनिया को कपड़ा पहनाते थे। तो ये अपनी विशेषता थी। जहाँ जाएंगे वहाँ की भाषा सीख लेते थे। तो व्यापार भी चला, पैसा भी कमाया। हम 30% से ज़्यादा जीडीपी वर्ग विश्व का हम लेते थे, भारत करता था। तो इसीलिए सोने की चिड़िया कहलाता था। तो ऐसा यह समाज है। तो अपनी भाषाएं जहाँ जहाँ जो समाज है, तो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, बंगाली है, असमी है, उड़िया है, या तो कश्मीरी है, पंजाबी है, सारी भाषाओं के लिए हम चिंता करते हैं। और सब जगह हम जहाँ जहाँ जाते हैं तो संस्कृति भाषा से एक्सप्रेस होती है। तो इसलिए हर भाषा को अपनी मातृभाषा मानकर अपने घर में मातृभाषा का ही उपयोग करना चाहिए। ये हम सबको कहते हैं। पूरे भारतीय समाज जो बाहर बैठा हुआ है उसको हम यही बताते हैं कि बच्चों के साथ वो अंग्रेजी में बात करे, वो फ्रेंच में बात करे, वो कैसे, आप माता पिता मत छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से अगली पीढ़ी पर भाषा पहुंचेगी और भाषा पहुंचेगी तो संस्कृति टिकेगी और आगे बढ़ेगी। ये उसका उपाय है। और मेरा ऐसा मानना है कि अपनी भारतीय जो संस्कृति की विशेषताएं हैं उसमें परिवार यह बहुत प्रमुख ये है। फैमिली जिसको कहते हैं आजकल ना खूब चलता है। तो मैं मेरा एक अनुभव भी बताऊंगा, सेवा से संबंधित है। एक अमेरिकन युवती 23-24 साल की कैलिफोर्निया से आई हुई थी और 2 महीना उसको हमने महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में सेवा के लिए रखा, वहाँ की सेवा संस्था के साथ। तो पहले दिन वो कहती है क्या बढ़िया होता यदि पूरा विश्व एक ही भाषा बोलता। तो उसको लगता था कि मैं अमेरिकन हूँ, अंग्रेजी बोलती हूँ, तो ये इनको भी अंग्रेजी आना चाहिए। तो हमने व्यवस्था की थी कि एक लिखी पढ़ी अंग्रेजी और मराठी बोलने वाली और एक विद्यार्थिनी उसके साथ थी। तो वो ट्रांसलेट करती थी, इंटरप्रेट करती थी, भाषांतर करती थी। 2 महीने के बाद उसका पूरा हो गया और वो वापस जाते वक्त रोज़ डायरी लिखनी होती है इनको, इंटर्न्स को। तो आखिरी दिन की डायरी पढ़ने लायक थी। पहला विषय था कि अमेरिका में सब लोग परिवार की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, फैमिली की कॉन्फ्रेंसेस होती है, कोई जीता नहीं है। यहाँ परिवार की बात कोई करता ही नहीं है, फैमिली की बात कर ही नहीं रहा है। लेकिन गत 2 महीने से मैं एक परिवार में रहती हूँ जहाँ छोटा सा एक कमरा है मेरे लिए और रोज़ हर घर में मेरे लिए भोजन भी तैयार होता है। घर में पका हुआ भोजन मुझे खिलाया जाता है। और ऐसे बहुत से परिवार हैं जो कल क्या खाएंगे उनको पता नहीं है, लेकिन मेरा पेट भरे इसकी चिंता करते हैं। ये परिवार की संकल्पना। फिर उसने आगे भी लिखा कि अमेरिका में सब लोग पूछते हैं तुम्हारा घर
कितने बेडरूम वाला है, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, 10 बेडरूम। वो बड़े बड़े प्रतिष्ठित परिवार से थी। उसके पिताजी एक IT कंपनी के ओनर थे और माता और पिता अलग हो गए थे, जहाँ जैसे है प्रचलन। तो वो लिखती है फिर बाद में कि सब यही चर्चा करते हैं कि तुम्हारा घर कितना बड़ा है, कितने बेडरूम का है, तुम्हारी कौन सी कार है, और तुम्हारे जेब में जो वैलेट है, पर्स में जो वैलेट है, उसमें कितने कितने क्रेडिट कार्ड्स है। यहाँ इन सब की कोई चिंता नहीं है। जो चिंता है वो समाज की है, गांव की है, एक दूसरे में प्यार से रहने वाले लोगों की है। और इसीलिए ऐसा जीना हमने सीखना चाहिए। ये अपनी विशेषता है समाज की, और अपनी भाषाएं ये सब टिका सकती है। इसलिए पूरे विश्व में हम हिंदी की, बच्चों को हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था, तेलुगु पढ़ाने की व्यवस्था, मराठी पढ़ाने की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर रहे हैं। अपनी मातृभाषा में घर में बोलना चाहिए सबने। धन्यवाद। श्याम जी, एक चीज़ और पूछनी थी आपसे, क्योंकि आप सतमोला कवियों के चौपाल से आप परिचित तो है नहीं। आप 3 वर्ष पूर्व आए थे और इन 3 वर्षों में आपने सतमोला कवियों की चौपाल को आपने देखा भी है। देखा यानी कि व्यवहार में भी देखा है। सतमोला कवियों की चौपाल में निर्लेप रूप से यदि मैं आपसे पूछूं, आपको इसका कार्य आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत बड़ा है, बढ़िया है। ऐसा है, समाज में चेतना लानी है, समाज में जागृति लानी है, जागरण लाना है, धर्म के विषय है, समाज के विषय है, मूल्य है, अपने जीवन मूल्य है। इनको आगे बढ़ाने का सबसे सक्षम मार्ग ये कविता के थ्रू है, और कवियों के माध्यम से ये आगे बढ़ सकता है, आसानी से बढ़ सकता है, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकता है। और सतमोला ये जो प्लेटफॉर्म है ये वो कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा है, आगे बढ़ाना चाहिए। और नियमितता से आप कर रहे हैं तो इसको ज़रूर इसका यशस्वी है और आगे और फल मिलेगा। धन्यवाद श्याम जी। कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी 50। तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है इस अंतराल के बाद में। अभी आपने देश के उन शीर्षस्थ कवियों को, विचारकों को सुना जो आज पत्रकारिता के क्षेत्र में, हिंदी सेवा के क्षेत्र में और कविता के क्षेत्र में भारत के नाम को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। जितना योगदान इस सृष्टि में हाथी का है, ब्लू व्हेल का है, उतना ही योगदान इस सृष्टि में चींटी का भी है। या कि यूं कहें कि इस पूरे की पूरी श्रृंखला को सजाने के लिए जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए अतिथि काव्य पाठ करने वाले होते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए वह कविता के कलमकार जिन्होंने अब से कुछ ही समय पहले अपने शब्दों को एक धार देना शुरू किया, एक बहाव देना शुरू किया, वह भी होते हैं। और भारत भूमि की यह परंपरा भी है कि सभी को समान अवसर मिले। उसी परंपरा का निर्वहन करती हुई आपकी सतमोला कवियों की चौपाल, और आज हम आमंत्रित करते हैं। ये ज़रूर आपको नौसिखिए लग रहे होंगे, जैसा कि आपको पता है कि ब्रेक के बाद में वह लोग आते हैं जो कविता के विद्यार्थी होते हैं। लेकिन उन नौसिखियों में भी देखिए कि एक व्यक्ति हमारे बीच में सऊदी अरब में जो भारत के शब्दों को, भारत की कविता को प्रवाहित कर रहा है। मैं बुलाना चाहता हूं श्रीमान छोटू सिंह प्रजापत जी को, जो सऊदी अरब से आज हमारे बीच में आए हुए हैं। मूल रूप से वे भारतीय हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में आमंत्रित करने हेतु
आपका हार्दिक आभार और परम आदरणीय श्री प्रवीण आर्य जी का धन्यवाद, जिनके निमंत्रण से मैं सऊदी अरब में आकर अपनी मातृभूमि पर काव्य पाठ कर पा रहा हूँ। और परम आदरणीय श्री प्रफुल्ल प्रताप सिंह राणा जी का और प्रशांत जी का सभी का स्वागत है और सादर प्रणाम करता हूँ कि मुझे आपको सुनने का और मेरा काव्य पाठ रखने का अवसर मिल रहा है। तो और कुछ माहिए और इस रचना में आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ, तो सुने। स्वागत है सर। मेरी कुछ माहिए रखता हूँ। पहलगाम की घटना जिसपे सैनिकों का शौर्य, उसको माहिए दर्शा रहा हूँ, आप सुने। जी जी। कब किस से डरते हैं, कब किस से डरते हैं, माँ की नित नित सुत पीड़ा को हरते हैं। कब किस से डरते हैं, माँ की नित नित सुत पीड़ा को हरते हैं। हमें सब के सिखाएंगे, हमें सब के सिखाएंगे, आतंकी आका को धूल चटाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें सब के सिखाएंगे, आतंकी आका को धूल चटाएंगे। जी। यूं रण में छाएंगे, यूं रण में छाएंगे, बेटे भारत की। वाह वाह। आरी दिल धड़काएंगे, यूं रण में छाएंगे, बेटे भारत की। हरी दिल धड़काएंगे, सेना निपटाएगी, सेना निपटाएगी, दुश्मन की तो वो हस्ती पर छाएगी। रण में जगते रहना, रण में जगते रहना, भारत माता की। बस जे कहना, रण में जगते रहना जी, भारत माता की। बस जे कहना, भारत माता की जय। और कुछ समय पहले चंद्रयान 3 की सफलता पर जी एक रचना समर्पित है, आप सभी का ध्यान चाहूंगा। स्वागत। तो सुने। नाम था रॉकेट जिसका, नाम था रॉकेट जिसका, जिसने चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाया था। जी जी। जिसने चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाया था, LVM-34। LVM-34 जो चंद्रयान को लेकर गया था आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से, आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से।
अंजाम दिया इसको इसरो ने, अंजाम दिया इसको इसरो ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने रॉकेट डिजाइन किया एस सोमनाथन ने। वाह। रॉकेट डिजाइन किया एस सोमनाथन ने, निर्माण एस उन्नयन कृष्ण नायर ने। एस शंकर ने डिजाइन बनाई चंद्रयान 3 मिशन के यान की। अब देखो कैसी है संरचना चंद्रयान 3 के यान की। अब देखो कैसी है संरचना चंद्रयान 3 के यान की। 2 है रॉकेट बूस्टर जिसमें S-200 के नाम से सेकेंड स्टेज पर काम करेगा। L-110 विकास इंजन के नाम से। तीसरी स्टेज है C-25 जो क्रायोजेनिक इंजन के नाम से। चौथी स्टेज है लैंडर और रोवर की विक्रम और प्रज्ञान के नाम से। नेक्स्ट मंथ ये हुई पूरी संरचना पूरी तरह से जिसको देख रही थी दुनिया सारी। अब इसरो के वैज्ञानिक हमारे बोले चांद से, ये चांद तेरे रेशे कब तक छुपाएगा? हाय हाय। ये चांद तेरे रेशे कब तक छुपाएगा? यान 1 नहीं, यान 2 नहीं, यान 3 खोज कर लाएगा। ये चंदा तेरे नूर तो बहुत है, हे चंदा तेरे नूर तो बहुत है, सबने देखे हैं लेकिन दाग कितने हैं किसने देखे हैं? ये तो भारत बताएगा। लैंडर लैंड करेगा चांद पर, रोवर लेकर जाएगा। वो साउथ पोल पर तिरंगा भारत ही लहराएगा। दुनिया को भी विश्व गुरु की राह दिखाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। बहुत ही शानदार। ये देखिए क्या होता है कि जब आप कहीं से दूर रहते हैं, किसी से दूर रहते हैं, तो उसकी कीमत समझ में आती है। आपको वह सबसे ज्यादा प्रिय लगेगा जहां से आपका जुड़ाव तो है, लेकिन वहां बहुत आपका रहना नहीं हो पाता है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वह देश हो। असली कीमत तभी पता चलती है जब हम विछोह की अवस्था में पहुंचते हैं। हमारे छोटू जी ने जो आपको कविताएं सुनाई, ये चाहते प्रेम में किसी प्रियतमा का श्रृंगारिक वर्णन कर सकते थे, लेकिन जब आदमी देश से दूर रहता है तो उसको देश की कीमत पता चलती है। बड़े ही सधे शब्दों में आपने देश की 2 उन खूबियों का, जिसमें एक में ये बात ठीक है कि कृत्य बुरा हुआ, लेकिन जो सबक सिखाया ना, हिम्मत नहीं हो रही है दोबारा कुछ ऐसा सोचने की भी। और दूसरा तो अपने आप में गौरव है ही। या ये कहा जाए कि जब दोनों की तुलना की गई तो किसी का झंडा चांद पर है और किसी को संतुष्टि मिल जाती है कि झंडे पर चांद को। तो ये अपने अपने कौशल्य की बात है, अपने अपनी क्षमताओं की बात है। हम भारत के देश के वह लोग हैं जो चांद पर अपना झंडा पहुंचाने का काम करते हैं। हमें हौसला बनाए रखना है, और ये हौसला अगर मैं ही कहूं तो कम रहेगा। इसी हौसले को बताने के लिए मेरठ से हमारे बीच में एक बहुत ही क्रांति की धरा से ऐसे कवि जो आपको इन विषम परिस्थितियों में हौसला देने का काम करेंगे, क्रांति लिखने के लिए बल प्रदान करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं आदेश शिखर जी कि वो आए और हौसले से शिखर की यात्रा कैसे की जाए ये बताएं। अभी बहुत ही गंभीर विषय हमारे साथी कवि ने उठाया। 4 पंक्तियां उस पर देता हूं, और उससे पहले जो पीपीपी मॉडल पर सतमोला कवियों की चौपाल ने जो मुझे आमंत्रित किया है, पीपीपी मतलब प्रशांत जी, नहीं पंडित प्रशांत प्रखर हाँ जी, और प्रवीण जी, मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद बहुत करता हूं। सुंदर। चैनल का धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये मंच लगातार प्रदान किया जा रहा है। धन्यवाद। तो अपने साथी कवि की विचारों को 4 पंक्तियां देता हूं जी। न जाने
कौन सी मंजिल को पाना चाहते हैं हम, वाह वाह, जाने घर शिकायत कौन करो। सी मंजिल को बहुत सुंदर। पाना चाहते हैं हम, और निभाया साथ ना जिनका के दौलत चाहते हैं हम, निभाया साथ ना जिनका के दौलत चाहते हैं हम। बहुत सुंदर। दुखा मन ले भी ली दौलत नहीं कुछ काम आएगी। वाह। दुआ और बद्दुआओं का, दुआ और बद्दुआओं का असर सब जानते हैं हाय हाय, हम। वाह 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 दुआ वाह। और बद्दुआओं का असर सब जानते हैं हम। मैं कुमार आदेश शिखर मेरठ से, मैं पंक्तियां पढ़ने आया था हौसला। तो क्योंकि जो भैया ने अभी विचार रखे, मैंने अपनी ये 4 पंक्तियां रखी। अब अपनी वो पंक्तियां रखता हूं जो मैं आप सबके मध्य रखने आया हूं। शीर्षक है हौसला। कि गीत गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गीत गाते रहो, गुनगुनाते रहो, राह के कंटकों को हटाते रहो, राह के कंटकों को हटाते रहो, मंजिलें एक दिन तुमको मिल जाएंगी, मंजिलें एक दिन तुमको मिल जाएंगी, और राह भटके हुए को दिखाते रहो। हाँ, राह वाह वाह भटके वाह, बहुत हुए सुंदर, को बहुत सुंदर। दिखाते रहो। पंक्तियां रखता हूं कि मैं बहता पानी हूँ पगले, मैं बहता पानी हूँ सुन लो, मैं बहता ही जाऊंगा, मैं बहता पानी हूँ सुन लो, मैं बहता ही जाऊंगा, और बदल सके है रास्ता मेरा, बदल सके है रास्ता मेरा, मैं मंजिल को क्या बात है, वाह, जिंदाबाद, मंजिल को बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तालियां मुझ तक पहुंची, मेरे हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद। बंद रखता हूं कि काली घटा के षड्यंत्रों से, काली घटा के षड्यंत्रों से छाया घोर अंधेरा हो, काली घटा के षड्यंत्रों से छाया घोर अंधेरा हो, और रात भले ही लंबी होगी, रात भले ही लंबी होगी, मैं सूरज बनकर आऊंगा, हाय हाय, सूरज बनकर बहुत सुंदर, बहुत आऊंगा। सुंदर। अगला बंद रखता हूं, और कितना रौंदेगा बेशक, आज हमारी परिस्थितियां चाहे हमें कितना ही रौंद लें, कि कितना रौंदेगा बेशक मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, कितना रौंदेगा बेशक मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, सृजन बीज हूँ, सृजन बीज हूँ, सृजन बीज हूँ, वृक्ष बनूंगा, फिर हाय, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं बहता पानी हूँ सुन लो, मैं बहता ही जाऊंगा, मैं बहता पानी हूँ सुन लो, मैं बहता ही जाऊंगा, बदल सके है रास्ता मेरा, मैं मंजिल को पाऊंगा। अंतिम बंद सौंपता हूँ। स्वागत है। कि ताप मिले संताप मिले, हाँ ताप मिले संताप मिले, मैं दाग नहीं आने दूंगा। हमारी विषम परिस्थितियां हमें गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर देती हैं जी। तो मैं युवा पीढ़ी को कहता हूं कि ताप मिले संताप मिले,
कालिमा नहीं आने दूंगा, ताप मिले संताप मिले, कालिमा नहीं आने दूंगा। और सोने जैसी चमक लिए, हाँ सोने जैसी चमक लिए मैं और निखर के आऊंगा। वाह क्या बात है, निखर के बहुत सुंदर, आऊंगा। बहुत सुंदर। मैं बहता पानी हूँ सुन लो, मैं बहता ही जाऊंगा। और बदल सके है रास्ता मेरा, मैं मंजिल को पाऊंगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मंजिल की बात कर रहे हैं और मंजिलें अक्सर प्रेम से मिला करती हैं। चाहे जितनी ओज की कविता पढ़ ली जाए, चाहे जितनी खोज की कविता पढ़ ली जाए, और चाहे हर रोज की कविता पढ़ ली जाए, सब जगह प्रेम इंक्लूड होता है। जो ओज की पढ़ रहा है वो देश से प्रेम कर रहा है, बता रहा है भैया देश से प्रेम करो, मारो इसको जो देश के खिलाफ आंख उठाए, या परिवार के खिलाफ आंख उठाए, या संस्कृति के खिलाफ आंख उठाए, क्योंकि वो उससे प्रेम कर रहा है। ये भाई साहब ने हौसला की कविता सुनाई क्योंकि ये हौसले से प्रेम कर रहे हैं। सर जी ने कलयुग के विषय में कविता सुनाई, कलयुग की जीत बताई, क्यों? क्योंकि ये मानवता के दृष्टिकोण से मानवीय बिंदु से प्रेम कर रहे हैं। और किसी भी कवि सम्मेलन की पूर्ति आप देख लीजिएगा, खूब सब कुछ कर लो, लास्ट में जो गीत बजता है वो प्रेम का ही बजता है, और शुरुआत भी प्रेम से होती है, यानी कि मां शारदे के स्तवन से होती। तो आइए इस प्रेम की पूर्ति के लिए हम प्यार भरी गजलें सुनने के लिए चलते हैं। हमारे बीच में उपस्थित अम्बरीश शर्मा जो कि राजन जी, और ये ग्रेटर नोएडा से ही पधारे। आइए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में मुझे आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले सतमोला टीम का धन्यवाद जी। और मैं अपनी दो बात रखना चाहूँगा कि मैं गज़ल का विद्यार्थी हूँ और दो लाइनों से शुरुआत करता हूँ कि करने हैं मुझे कितने जतन सीख रहा हूँ, करने हैं मुझे कितने जतन सीख रहा हूँ जी, करना है मुझको किसको नमन सीख रहा हूँ। क्या बात है, वाह बहुत कैसे सुंदर। मैं रहूं बहुत खुद में सुंदर। मगन, कैसे मैं रहूं खुद में मगन सीख रहा हूँ। वाह, दुनिया में तेरे चाल चलन सीख रहा क्या हूँ। बात है भाई, बहुत दुनिया में सुंदर, तेरे बहुत चाल सुंदर, चलन बहुत सीख रहा सुंदर। हूँ। और अब दो लाइनों से शुरुआत करता हूँ कि तेरे सांचे में ढल के देखूंगा, तेरे सांचे में ढल के देखूंगा, दूर कुछ साथ चल के देखूंगा। हाँ, क्या पता आईना ही झूठा हो, क्या पता आईना ही झूठा हो, खुद को कब तक बदल के देखूंगा। वाह वाह वाह। अब ज्यादा नहीं बदल सकता, अब ज्यादा नहीं बदल सकता, और कितना बदल के देखूंगा। दर्द आंखों में दिल से बढ़ के है, दर्द आंखों में दिल से बढ़ के है, अब के मैं ख्वाब हल्के देखूंगा। देखनी है मुझे मेरी कीमत, उसके दिल से निकल के देखूंगा। हाय हाय, देखनी है मुझे मेरी कीमत, उसके दिल से निकल के देखूंगा। जब ये आंखें न सामने होंगी, जब ये आंखें न सामने होंगी, कुछ फूल मैं कमल के देखूंगा। और अब जैसे सावन का महीना चल रहा है तो एक परमात्मा के लिए भी लिखा है कुछ, तो वो सुनाता हूँ कि अब्र पारे चल रहे हैं उस खुदा की मौज है, अब्र पारे चल रहे हैं उस खुदा की मौज है, चांद तारे चल रहे हैं उस खुदा की मौज है। क्या करूं करके इकट्ठी इस जहां की दौलतें, क्या करूं करके इकट्ठी इस जहां की दौलतें, काम सारे चल रहे हैं उस खुदा की मौज है। हमको भी लगते थे पहले 2 कदम दुश्वार ये, हमको भी लगते थे पहले 2 कदम दुश्वार ये, बिन तुम्हारे चल रहे हैं उस खुदा की मौज है। उसकी माया वो ही जाने, तू सदा रखना यकीन, उसकी माया तू ही जाने, तू सदा रखना यकीन, गर खसारे चल रहे हैं उस खुदा की मौज है। आपके कहने से राजन हम नहीं खोटे हुए, आपके कहने से राजन हम नहीं खोटे हुए, हम तो प्यारे चल रहे हैं उस खुदा की बहुत सुंदर, मौज बहुत है, सुंदर, बहुत उस खुदा की मौज है। और अपनी अब एक छोटी सी गजल के साथ विराम लेता हूँ। तुम्हारे नाम वो सारे खिताब कर देगा, तुम्हारे नाम वो सारे खिताब कर देगा, नकाब पोश को वो बेनकाब कर देगा। खुदा है वो जो भी चाहे जनाब कर देगा, खुदा है वो
जो भी चाहे जनाब कर देगा, जमी को खाक कमर आफताब कर देगा। हाय हाय। वो लिख रहा है सभी के गुनाह खाते में, वो लिख रहा है सभी के गुनाह खाते में, वो एक बार में सारा हिसाब कर देगा, वो एक बार में सारा हिसाब कर देगा। लगा लिया है किसी बेवफा से दिल मैंने, लगा लिया है किसी बेवफा से दिल मैंने, मुहाल जीना ये दिल मेरा कर देगा, ये मुहाल जीना ये दिल बेहिसाब कर देगा। वफा की आस में बैठा हूँ एक मुद्दत से, वफा की आस में बैठा हूँ एक मुद्दत से, लगा है लगने ये दिल इंकलाब कर देगा, लगा है लगने ये दिल इंकलाब कर देगा। मैं काम अक्ल से लेता अगर पता होता, मैं काम अक्ल से लेता अगर पता होता, ये मेरा दिल मेरा खाना खराब कर देगा। यही मैं सोच के राजन अभी भी जिंदा हूँ, मुआफ मेरे वो एक दिन अजाब कर देगा। बहुत शुक्रिया। देखो भाई साहब ने बताया प्रेम का मामला है, अपने से करना चाहिए। फिर इनको समझ में आया नहीं अभी जो है भगवान जी का मामला ठीक है, तो ये जो भी बोल रहे थे हमें यही समझ में आ रहा था बजरंग बली की मौज है, बजरंग बली की मौज है, बजरंग बली की मौज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया देखो सीधी सी बात है कि आप अपने हिसाब से शब्दों का अर्थ लगाइए। हाँ, तो चरण धरत चिंता करत वाली कहानी, तो हम तो बजरंग बली की मौज होती है और होने देंगे, और बजरंग बली की मौज होती रहेगी। हमारे बीच में जो अगले कवि हैं उनका नाम होता है श्रीमान सागर राउत जी। और राउत साहब यद्यपि कहीं ना कहीं ईश्वरीय विकृति के कारण दिव्यांगता से तो जूझ रहे हैं, लेकिन वो कलयुग पर जीतने की सीख देने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्वागत है। जो मुझे ये मंच प्रदान किया गया जी। एक कविता सुनाना चाहूँगा आपको कि कलयुग कैसे जीत रहा है। जी। हम आगे तो बढ़ रहे हैं पर कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। तो उसी पे ये कविता है। ना किसी से मोह रहा ना किसी से स्नेह, जी, ना किसी से मोह रहा ना किसी से स्नेह, स्वार्थ ही स्वार्थ भर गया जग में, विश्वास करे किस पे। हाय हाय, बहुत सुंदर। हो गए सबके दिल काले बदले सबकी नियति, वासुदेव कुटुंबकम की भूल रहे सब रीत, प्रेम के आगे हो गई कलयुग की जीत, प्रेम के आगे हो गई कलयुग की जीत। बहुत सुंदर। बात बात पे लड़ते हैं एक दूजे से झगड़ते हैं, बात बात पे लड़ते हैं एक दूजे से झगड़ते हैं, चल पड़ी ठगी की परंपरा धर्म को बना के हथियार, गुम होता प्यार का अस्तित्व सरेआम हो रहा जिस्म का व्यापार, ना रहा राम राज्य ना रही लीला किशन की, प्रेम के आगे हो गई कलयुग की जीत, प्रेम के आगे हो गई कलयुग की जीत। बहुत सुंदर। पैसों का ही लोभ है, रिश्ते नाते लगे बोझ हैं, पैसों का ही लोभ है रिश्ते नाते लगे बोझ हैं, क्रोध व्यक्ति में जाग रहा है जा बेटा अहंकार हर घर में, ना मिलता गरीब को न्याय केवल झूठ ही तो है अभिप्राय। वाह। ना मिलता गरीब को न्याय केवल झूठ ही तो है अभिप्राय, पाप के बोझ से कांपी धरती हुई प्रकृति भयभीत, प्रेम के आगे हो गई कलयुग की जीत, प्रेम के आगे हो गई कलयुग की जीत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक कविता आपको और सुनाना चाहूंगा। स्वागत है। क्योंकि गरीब के बारे में सिर्फ बातें ही होती है। तो गरीब की बस यही कहानी, टूटी हुई झोपड़ी से टपकता हुआ पानी, टूटी हुई झोपड़ी से टपकता हुआ पानी, जी, दो वक्त की रोटी ना मिले ये है कैसी जिंदगानी, तन पर कपड़ा फटा हुआ टूटी चप्पल में घिस जाए जवानी, हर एक गरीब की बस यही कहानी, हर एक गरीब की बस यही बहुत कहानी। सुंदर, बहुत सुंदर। खुशियों से गरीब का खास नाता नहीं, मजबूरियां वो अपनी बताता नहीं, खुशियों से गरीब का नाता नहीं, जी जी, मजबूरियां वो अपनी बताता नहीं, गरीब की आंखों से सिर्फ बहते हैं आंसू, गरीब की आंखों से सिर्फ बहते हैं आंसू,
सो जाता है वो खाली पेट, पर रातों में सपने वो सजाता नहीं। हाँ हाँ। गरीबी कर देती है इंसान को बेहाल, अरमान दिल में वो क्या रखे जब जरूरतें ही बना देती है लाचार। अरमान दिल में वो क्या रखे जब जरूरतें बना देती है लाचार। माना सब जीते हैं अपने नसीब से, ये ईश्वर का ही एक खेल है जी, पर हमें रखनी है खुद में इंसानियत को जिंदा, क्योंकि इंसानियत का ही तो मोल है। एहसान मत करो उनकी मदद करके, सिर्फ निभाओ इंसानियत का फर्ज। गरीब की स्थिति हमारे लिए, समाज के लिए एक बड़ी गिलानी है, क्योंकि हर एक गरीब की बस यही कहानी। ये देखिए क्या होता है कि जब आपको ये देखना हो कि मामला कितना पका पका सा है भोजन का, उदाहरण के तौर पर चावल, तो आप क्या करते हैं, एक दो कंचली में लेकर के चेक करते हैं, तो ये हमने देखा कि चावल बहुत पके हुए हैं और पूरी की पूरी कढ़ाई तैयार है भाई साहब की। ये पुस्तकों की किताब है, मेरे विचार मेरा नज़रिया। हर व्यक्ति का अपना विचार होता है और अपना नज़रिया होता है। जो कलयुग की जीत में आपने बातें की वह भी आज की सच्चाई है, जो गरीबी के विषय में आपने बातें की वह भी आपकी सच्चाई है। लेकिन कभी आशा और उम्मीद खत्म नहीं होती है, मन में हौसला रखना चाहिए। बड़े बड़े गरीबों को अमीरों से बेहतर जिंदगी जीते देखा जाता है और बड़े बड़े अमीरों को गरीबों की तरीके से भगवान से याचना करते हुए देखा जाता है। हमारा आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे न्यूज़ चैनल पर, सतमोला कवि चौपाल में, सर्वधर्म संगम टीवी पर आज हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में श्रद्धेय चमनलाल जी के मार्गदर्शन में जो विदेशों में कार्य स्थापित करने वाले और वर्तमान में सेवा इंटरनेशनल के प्रमुख, वैश्विक हिंदी परिवार के प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के महासचिव श्याम परांडे जी का स्वागत करने के लिए मैं चैनल के अध्यक्ष श्री विकास दीप जी से अनुरोध करूंगा कि हाँ जी, जोरदार तालियों के साथ अब मैं जिनका स्वागत करना चाहता हूं वह अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं वैश्विक स्तर पर जिन्होंने कविता को पहचान दी है, और सतमोला कवि चौपाल ने भी कविता को एक भीड़ से निकाल करके, कविता के नाम पे जो विद्रूपताएं चल रही थी उसको निकाल करके अलग स्थान पे लाने का कार्य सतमोला कवि चौपाल कर रही है। उसमें प्रमुख यजमान जो हैं वो हमारे मार्गदर्शक राजेश चेतन जी हैं। तो मैं विकास दीप जी से आग्रह करूंगा राजेश चेतन जी का अंगवस्त्र पहना करके स्वागत करें। नहीं, आइए आइए। और अब मैं सतमोला कवियों की चौपाल में हमारा परम सौभाग्य है जो पत्रकारिता को पहचान देने वाली, दूरदर्शन तो एक जो है वो तो एक उच्च एक पैमाना है पत्रकारिता का, लेकिन पत्रकारिता में के बाद अगर कोई है वो है जी न्यूज़। सबसे पहला संस्थान आया और उसमें पत्रकारिता का जो एक पैमाना, एक लंबी लकीर खींचने वाली सुप्रसिद्ध न्यूज़ एंकर सुश्री मीमांसा मलिक, जोरदार ताली के साथ स्वागत। मैं विकास जी और शुभा आर्य जी से निवेदन करूंगा कि वह शुभा आर्य जी अंगवस्त्र पहनाएं और विकास जी स्वागत सत्कार करें मीमांसा मलिक जी का, जोरदार ताली के साथ। और अब एक जो प्रमुख है, आज हम एक नया सेगमेंट भी शुरू कर रहे हैं कि हर महीने हम एक पत्रकारिता और समाज से जुड़े हुए व्यक्ति को हम सम्मानित करेंगे
तो आज पहली बार हम मीमांसा जी को ही हम सम्मानित करने जा रहे हैं एक उच्च आदर्श पत्रकारिता के लिए। विकास जी, राजेश चेतन जी और श्याम परांडे जी सब आपस जोरदार तालियों के साथ। तो मीमांसा जी आपको हार्दिक बधाई, अभिनंदन। या जो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम हमारे चैनल के अध्यक्ष, जिनके प्रयासों के बगैर ये कार्यक्रम संभव नहीं था, और मैं प्रशांत अवस्थी जी और प्रबल जी से निवेदन करूंगा कि वे विकास दीप जी का अंगवस्त्र पहना करके जोरदार ताली के साथ जितेंद्र कुमार शर्मा जी की पुस्तक आज लोकार्पित हुई है। आगे और भी इनकी पुस्तकें लोकार्पित हो। बहुत बहुत आपका आभार, साधुवाद। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारे देश भर से कवि पधारे। ये एक कविता का परिवार है, सभी भारतीय भाषाओं की कविता। इसमें कविता भी है, स्टोरी टेलिंग भी है, और इसमें 3 प्रकार के व्यक्ति तो रहते ही हैं। नवांकुर, मध्यांकुर जो मंचों पर हैं लेकिन अभी जमे नहीं है, और वृद्धांकुर 85 साल का भी बुजुर्ग आकर हमें कहता है कि मुझे मंच चाहिए। तो ये एक चिंतन करने वाला विषय है कि उसको मंच उपलब्ध नहीं है। वो सृजन अच्छा कर रहा है लेकिन उसके पास, तो ये वृद्धांकुरों के लिए, मध्यांकुरों के लिए, नवांकुरों के लिए। और एक और है श्रेणी जो आपकी
मंच पे बैठे हुए लोगों की कविताओं को पसंद करता है। हमारे बहुत से लोग हैं जो क्या होते हैं कि अपने बच्चों को नच बलिए सिंगिंग कंपटीशन में भेजते हैं। आप खुद अपने बच्चों को कविता की ओर उन्मुख कर रहे हैं। ये एक बड़ा ही साधुवाद वाला कार्य है जो आपके लिए ही, दर्शकों के लिए, और आप दर्शकों के बीच में से भी कोई कविता पाठ करना चाहता है, चाहे वो किसी भी श्रेष्ठ प्रसिद्ध कवि की कविता पढ़ना चाहता हो, स्पष्टता होनी चाहिए कि मैं राजेश चेतन जी की सुप्रसिद्ध कवि हैं, मैं उनकी कविता मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं उनकी पढ़ना चाहता हूं, तो हम आपको मौका देंगे। इसका भी एक प्रकार है। अनिवार्यता क्या है कि आपको सतमोला कवियों की चौपाल की सदस्यता 5 वर्ष की लेनी अनिवार्य है। 6-6 महीने के अंतराल में आप काव्य पाठ कर सकते हैं, केवल हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के लिए। टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फ़ोन के द्वारा। मिलते हैं अगले रविवार फिर श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवि और समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ। नमस्कार। थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है। चाचा मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना हजम हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।